तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावा में बैकएंड कैसे कर कर सकते हैं हम लोग, और क्या रोड मैप रहने वाला है। कंप्लीट टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, बैकएंड तो हम लोग किसी में भी कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं नोड की मदद से, और पाइथन में जैंगो से कर सकते हैं ना। लेकिन जावा में बैकएंड क्यों करना चाहिए? मेरा ये रिकमेंडेशन है कि जावा में देखो, अगर तुम लोग एक बड़ी एमएनसीज या लाइक फैंग मैंग जैसे कंपनीज को अगर टारगेट करना चाह रहे हो, या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक टीसीएस, एक्सेंचर और इन्फोसिस वगैरह, तो भी देखो उन लोग का ना ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो भी बड़ी एमएनसीज है, उन लोग का ज़्यादातर प्रोजेक्ट का जो बैकएंड का कोड है वो जावा में ही लिखा जाता है। मेजॉरिटी जावा में ही लिखा जाता है। और जावा में जब से ये स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट आया है, तब से वो जावा ना बहुत रिलायबल हो गया है, और यू नो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और वो सिक्योरिटी बहुत अच्छे से हैंडल करता है स्प्रिंग बूट। प्लस तुम्हारा जैसे नेटफ्लिक्स का को बैकएंड है, अमेजोन का बैकएंड है पूरा, वो सब जावा में ही लिखा हुआ है। समझे? तो बड़ी बड़ी एमएनसी जावा को ही प्रेफर करते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टार्टअप्स, देन यू कैन लर्न अबाउट मर्न स्टैक। तुम जावास्क्रिप्ट में बैकएंड कर सकते हो। और मैं सच बोलूँ तो अगर तुमने जावा में अगर एक बार बैकएंड कर लिया ना, तो तुम किसी भी अदर लैंग्वेज में आराम से बैकएंड सीख सकते हो। 1 से 2 सप्ताह में तुमको कोई भी इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही इन डेप्थ हम लोग चीज़ों को जानते हैं। और जैसे नोड में क्या होता है, नोड जेएस में बहुत सारे लाइब्रेरीज, प्री बिल्ड लाइब्रेरीज होता है, सीधा इंपोर्ट करते हैं और कर लेते हैं वहाँ से जो भी हम लोग को प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेते हैं। बट इसमें ना बहुत चीज़ तुम लोग को मैनुअली करना पड़ता है, और अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि कैसे होता है, सारा सिस्टम वर्क करता है। ठीक है। तो इसका जो लर्निंग कर्व है जावा बैकएंड डेवलपमेंट का, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। समझ रहे हो? और क्योंकि इसमें तुम अगर अच्छे से करोगे, मिनिमम 6 मंथ्स तुम लोग को चाहिए। और अगर जावा स्क्रिप्ट में बैकएंड कर रहे हो, तो 2 महीने में पूरा बैकएंड सीख सकते हो आराम से, है ना। और 6 महीने में तो पूरा पूरा मंच टैग सीख सकते हो तुम। लेकिन जावा में सिर्फ बैकएंड सीखने के लिए तुम लोग को मिनिमम 6 मंथ्स देना पड़ेगा, अगर अच्छे से सीखना है तो, है ना। तो ये रोड मैप मैंने फॉलो किया था अपने टाइम पे, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ अच्छे से। ठीक। बहुत सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अभी मैं थोड़ा सा डेवऑप्स और डेवलपमेंट साइड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट ये रोड मैप, जो एग्जैक्ट रोड मैप जो मैंने फॉलो किया था, वो मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। तो मैंने देखो स्टार्ट किया था कोर जावा से। ठीक है। सबसे पहले वही और मेरा ना फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा ही था। मैंने जावा से ही अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मेरा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, वो जावा से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो वही सबसे पहले मैंने वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो डायग्राम होता है, इफ लूप, इफ एल्स लूप, फंक्शंस, एरे। फिर मैंने ओप्स के बारे में पढ़ा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर अगर तुम लोगों को अच्छे से ये नहीं आया, तो पूरा जावा में बैकएंड समझ नहीं आएगा। लिटरली बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम लोगों को जावा में बैकएंड करना है तो। उसके बाद ये सारा पिलर्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इन लाइक इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ये सब का मतलब तुम लोग को थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए कि कैसे हम लोग कोड में ये सब कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट। फिर पैकेज क्या होता है, स्टैटिक वर्सेस इंस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, इनर क्लास क्या होता है, कलेक्शंस लाइक सेट होता है, हैश मैप होता है, मैप लिस्ट, एरे लिस्ट। ये सब का नॉलेज तुम लोगों को होना चाहिए। ये तो कोर जावा में ही है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल इनपुट आउटपुट, जावा 8 प्लस में क्या क्या फीचर्स हैं, फिर लैम्डा फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा, स्ट्रीम एपीआई, फंक्शन इंटरफेस क्या होता है, ऑप्शनल क्या होता है, मेथड रेफरेंस क्या होता है, जेनेरिक बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मल्टी थ्रेडिंग एंड कंकरेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमको सिर्फ एक टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन अब इनफैक्ट अगर अगर तुम मल्टी थ्रेडिंग और करेंसी के भी अंदर जाओगे ना, तो सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने में तुम लोगों को 5 से 6 घंटा लगेगा। अगर मैं ये सिर्फ मल्टी थ्रेडिंग और करेंसी भी तुम लोगों को पढ़ाऊँ ना, तो मिनिमम 5 आवर्स चाहिए अच्छे से, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने के लिए। समझ रहे हो? तो ये बहुत इन डेप्थ है कोर जावा।
समझ रहे हो? तो तुम लोग को अच्छे से मिनिमम यहाँ पे आराम से 2 महीना का वक्त लग जाएगा तुम लोगों का। 2 महीना तो मिनिमम लगेगा अगर अच्छे से कर रहे हो तो। ठीक। अब अगर ये पूरा अच्छे से कर लियो, उसके बाद एसक्यूएल और डेटाबेस के बारे में पढ़ोगे तुम लोग। क्योंकि देखो, एसक्यूएल और डेटाबेस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो जावा में हम लोग ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स कोड नहीं, मतलब जो जो भी टास्क होता है ना जावा में, हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बैकएंड जावा में बना सकते हैं, राइट? जैसे अमेजोन का पूरा बैकएंड बना हुआ है जावा में, तो वो सब के लिए ना हम लोग को रिलेशनल डेटाबेस चाहिए होता है, क्योंकि एक डेटा दूसरे डेटा से कनेक्टेड होता है, उसमें रिलेशन होता है दो बहुत सारे डेटा बेस के बीच में। जैसे एक यूजर प्रोफाइल है, उसका एक आईडी होगा, सपोज प्रोफाइल पिक्चर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, समझ रहे हो? तो हर एक डेटा जो है ना वो रिलेटेड होता है। तो इसीलिए हम लोग को एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट, जैसे फिर हम लोग टेबल, रो, कॉलम क्या होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्रेड एप्लीकेशन या फिर क्रेड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग डेटाबेस में। फिर जॉइन के बारे में, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, एक क्रॉस जॉइन भी होता है उसके बारे में। फिर ग्रुप बाय, एग्रीगेट फंक्शन, इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे इंटरव्यू में यही पूछा गया था मेरे से कि इंडेक्सिंग क्या होता है। ठीक। फिर स्टोरेज, हम लोग कैसे स्टोर करते हैं डेटाबेस, अपने जो भी डेटा होता है उसको डेटाबेस में। ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना होगा गिट और गिटहब के बारे में। देखो, अगर डेवलपमेंट में जा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता तुम कुछ भी लैंग्वेज चूज करो, ये कुछ फंडामेंटल्स होता है जिसको तुम लोगों को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। लाइक एसक्यूएल और डेटाबेस के बारे में पढ़ना। तुम जावा के, अगर तुम जावा स्क्रिप्ट में भी बैकएंड पढ़ोगे तो भी तुम लोग को ये चीज़ एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में आना चाहिए, है ना? वैसे ही तुम लोग को गिट और गिटहब के बारे में आना चाहिए। तुम पाइथन में बैकएंड लिखो, जावास्क्रिप्ट में लिखो, बट तुमको ये चीज़ आना चाहिए कि गिट और गिटहब को यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कुछ कुछ कमांड्स होता है, गिट इनिट, गिट ऐड, कमिट कैसे करते हैं, ब्रांचिंग कैसे होता है, मर्ज कैसे करते हैं, पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फोक कैसे करते हैं किसी भी रिपो को, कोई भी इशू आया तो उसको क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है। फिर गिटहब एक्शन, सी आई सी डी, बेसिक ये तुम डेवॉप्स का चलिए है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, बट नहीं तो फिर अगर ये 3 टॉपिक भी पढ़ लिए हो तो इनफ है, मतलब मैं तो ये बोलूँगा अभी के लिए इनफ है। फिर जब तुम डेवऑप्स को एक्सप्लोर करोगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो फिर इस चीज़ को सी आई सी डी पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो सब फिर हम लोग डेवऑप्स में और अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है। नाउ देखो, अब हम लोग आएंगे जावा के एक्चुअल बैकएंड की तरफ। ठीक। देखो, अभी तक हम लोग ने कोर जावा कंप्लीट कर लिया, और उस ये 3 टॉपिक करने के बाद ना तुम एक कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल बोल सकते हो, जिसमें हम लोग को देखो पता होना चाहिए। लाइक अगर हम इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो इंटरव्यू हम लोग से एक्सपेक्ट कर सकता है कि यार देखो, हम लोग लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, तो वो हम लोग से एक्सपेक्ट कर सकता है कि पूछे वो कि बताओ इंटरनेट कैसे वर्क करता है, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, टीयर 1 टीयर 2 आर्किटेक्चर क्या होता है, टीयर 3 आर्किटेक्चर के बारे में बताओ क्या होता है, एच टी टी पी एच टी टी पी एस में क्या डिफरेंस है, पोर्ट क्या होता है ना, रेस्ट एपीआई क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, डीएनएस सर्वर के बारे में पूछ सकता है, आईपी एड्रेस, पोर्ट, टीसीपी, यूडीपी, ये सब जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये तुम लोग को आने ही आने चाहिए, तुम किसी में भी बैकएंड करो। देखो, कुछ फंडामेंटल्स होता है जो सबको, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को आना चाहिए। लाइक फिर बेसिक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है ना, तो वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे ये कोर फंडामेंटल, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, ये आना चाहिए तुम लोगों को। ये एसक्यूएल और डेटाबेस के बारे में। फिर गिट और गिटहब, ये 3 चीज ना तुम किसी भी लैंग्वेज में बैकएंड करो तो तुम लोग को आना ही चाहिए। फिर अगर जावा में कर रहे हो तो स्टार्ट करना है तुम लोगों को कोर जावा से। कोर जावा में इतने सारे टॉपिक है। देखो, इसका मैं पहले फिर बता रहा हूँ कि इसका लर्निंग कर्व जो है ना वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये रिवॉर्डिंग भी होता है। अगर तुम एवरेज जावा डेवलपर का सैलरी सर्च करोगे इंटरनेट में, तो मिनिमम एवरेज एज अ फ्रेशर
एवरेज सैलरी है 6 to 7 LPM। समझ रहे हो? क्योंकि यार सीखने में ये चीज़ ना, जावा में जो बैकएंड है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए बहुत लोग करते नहीं है। मैं तुम लोगों ने ये नहीं बोल रहा कि बहुत ईजी होता है कि तुरंत कर लोगे, जावास्क्रिप्ट जैसा होता है, बहुत ईजिली सब चीज़ हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखनी होती है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब तुमको जाके चीज़ें समझ में आती है। बट एट द सेम टाइम यार ये रिवॉर्डिंग भी बहुत होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा JDBC, हाइबरनेट और JPA के बारे में। देखो डेट में ना JDBC, हाइबरनेट और JPA इंडस्ट्री में यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके जब तुम स्प्रिंग बूट पढ़ोगे, स्प्रिंग डेटा JPA पढ़ोगे, या फिर डेटाबेस के बारे में पढ़ोगे, स्ट्रिंग डेटा JPA, है ना, रेस्ट API बिल्ड करना सीखोगे, सिक्योरिटी के बारे में पढ़ोगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो ये सब कंसेप्ट ही यूज होता है आगे स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में। तो इसलिए तुम लोग को देखो इन डेप्थ नहीं जाना है, बट ऊपर ऊपर से एक नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो लिखे हैं, और इतना सफिशियंट है इसमें, क्योंकि ये इंडस्ट्री में अभी यूज नहीं होता, बट तुम लोग को जैसे आइडिया होना चाहिए, लाइक JDBC में हम लोग कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करते हैं, स्टेटमेंट वर्सेस प्रिपेयर स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट क्या होता है, JDBC में ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैसे होता है ना, हाइबरनेट के बारे में ORM कॉन्सेप्ट तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ सकते हो, एंटिटीज एनोटेशन, वन टू वन, वन टू मैनी एनोटेशन के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, अगर जान लेते हो तो अच्छे से समझ में आएगा। वन टू मैनी, मैनी टू में मैनी, लेजी वर्सेस ईगर क्या होता है, कैशन क्या होता है ना। फिर JPA में तुम रिपोजिटरी, JPQL क्या होता है, क्रिटिकल API के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं मैंने वही लिखे हैं। उसके बाद इतना करने के बाद तुम लोग आओगे स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में। सबसे पहले स्प्रिंग कोर तुम लोग को समझना होगा। देखो ये स्प्रिंग कोर है, ठीक। देखो स्प्रिंग के जो डेवलपर है ना, वो उन्होंने स्प्रिंग को एक मॉड्यूलर फैशन में बनाया है, ठीक। स्प्रिंग कोर जो है, लाइक ये स्प्रिंग कोर है, ठीक। स्प्रिंग कोर, ठीक। अब इसके ऊपर तुम लोगों को एक मिनट में ना इमेज तुम लोगों को दिखाता हूँ, तो उससे तुमको बहुत क्लियर होगा। एक सेकंड, ये देखो स्प्रिंग कोर है, ठीक। उसके ऊपर ये देखो, अगर तुम लोग को स्प्रिंग पढ़ना है तो स्प्रिंग कोर के बारे में तुम लोग को जानना होगा। क्या होता है IOC, क्या होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, बीन बीन स्कोप क्या होता है, ऑटो वायरिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये चीज तुम सीख लोगे। उसके बाद ना, अगर तुम मान लो स्प्रिंग वेब पढ़ रहे हो, या स्प्रिंग JDBC पढ़ रहे हो, या स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हो, तो तुम लोग को ना ये स्प्रिंग कोर जो है इसके कंसेप्ट यूज होंगे, ठीक। ये स्प्रिंग कोर मस्ट है, कोई भी मॉड्यूल पढ़ने के लिए स्प्रिंग कोर मस्ट है, ठीक। उसके बाद हम लोग को स्प्रिंग बूट में जाना है। स्प्रिंग कोर तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा पहले, फिर हम लोग स्प्रिंग बूट में जाएंगे, और फिर उसमें हम लोग जानेंगे रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन क्या होता है, सर्विस मतलब बहुत सारे एनोटेशन के बारे में जानेंगे, है ना। सर्विसेज लेयर क्या होता है, रिपोजिटरी लेयर क्या होता है, कंट्रोलर लेयर क्या होता है ना, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, YAML क्या होता है, प्रोफाइल डेव, और प्रोडक्शन के बारे में, पोस्टमैन से कैसे हम लोग API जो है अपने जो भी क्रिएट किए हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है। फिर हम लोग रेस्ट API बनाना सीखेंगे, जिसमें हम लोग थ्रेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, जेसन डेटा को, मतलब देखो क्या है कि जावास्क्रिप्ट जब हम लोग करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अलग कंसेप्ट है ना। वो जावास्क्रिप्ट जो है जेसन डेटा समझता है, और जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो रेस्ट API है हम लोग का, वो कैसे जेसन डेटा में बात करे, या जेसन डेटा में कैसे कन्वर्ट हो, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। तभी तो हम लोग फ्रंट एंड से बात करवा पाएंगे अपने बैकएंड का, क्योंकि फ्रंट एंड में तो भाई जावास्क्रिप्ट ही यूज होने वाला है, राइट। फ्रंट एंड के लिए तो तुम लोग क्या यूज करोगे, रिएक्ट या फिर एंगुलर ही यूज करोगे, बेसिकली जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज होगा, राइट। सो हम लोग को जेसन डेटा में कैसे बातचीत करना है वो चीज़ समझना पड़ेगा। फिर DTOs क्या होता है, मॉडल मैपर के बारे में, पेजिंग, सॉर्टिंग, वैलिडेशन, ठीक। अब देखो यहाँ पे हाइबरनेट का कंसेप्ट यूज होगा जब तुम वैलिडेशन पढ़ोगे, राइट। तो वो चीज़ अगर तुम हाइबरनेट नहीं पढ़ रहोगे पहले से, तो तुम यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है समझने में, है ना।
उसके बाद फिर हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए के बारे में पढ़ेंगे, जेपीए रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं। अगर तुम लोगों ने यहाँ जेपीए जब पढ़ोगे तो रिपोजिटरी के बारे में अगर जान जाओगे थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग को ईजी होगा वही सेम चीज को कैसे अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पे जानोगे बेसिकली। और कैसे बिना मतलब कम बॉयलर प्लेट कोड के हम लोग सेम चीज को परफॉर्म कैसे कर सकते हो, ये चीज तुम यहाँ पे जानोगे जब तुम स्प्रिंग डेटा जेपीए पढ़ोगे। लेकिन इंटरनली इंटरनली स्प्रिंग डेटा जेपीए भी जेपीए को ही यूज करता है, उसके कंसेप्ट को ही यूज करता है, समझ रहे हो। जेडीबीसी कंसेप्ट को ही यूज करता है इंटरनली। तो इंटरनल वर्किंग भी पता होना बहुत जरूरी है। फिर स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना होगा, जैसे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या होता है। मेरे इंटरव्यू में पूछ लिया था मेरे से, एक इंटरव्यू में दे रहा था जिसमें मेरे से पूछा था कि बताओ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो मुझे पता था तो मैंने बता दिया, ठीक है। फिर JWT ऑथेंटिकेशन कैसे हम लोग करते हैं, JWT टोकन जो होता है वो क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, क्या फायदा है क्या नुकसान है ना, कब एक्सपायर हो जाता है ये जो टोकन है, समझ लो ये सब चीज समझना पड़ेगा। फिर पासवर्ड इनकोड है हम लोग, जो जो भी पासवर्ड है हम लोग का उसको मतलब इनकोड कैसे करें, मीन्स बेसिकली हैश कोड में कैसे कन्वर्ट करें। एक जावास्क्रिप्ट में तो एक लाइब्रेरी होता है आई थिंक, कुछ तो एक बाइक्रिप्ट करके एक लाइब्रेरी, ये पैकेज बोल सकते हो होता है, जिससे आराम से हम लोग वो कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन स्प्रिंग में कैसे होता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी को यूज करके हम लोग कैसे पासवर्ड को हैश कर सकते हैं या इनकोड कर सकते हैं, वो हम लोग को जानना पड़ेगा। सिक्योरिटी फिल्टर, रूल बेस्ड एक्सेस, जैसे एक एडमिन है, एडमिन एडमिन एक एप्लीकेशन में है, उसमें एक एडमिन का अलग एक्सेस होगा, समझ रहे हो। फिर एक यूजर है उसका एक अलग एक्सेस होगा, है ना, क्योंकि एडमिन का एक्सेस और यूजर का एक्सेस अलग अलग होना चाहिए, है कि नहीं। वो रोल बेस्ड एक्सेस हम लोग कैसे दे सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एडवांस स्प्रिंग जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ा समझना पड़ेगा तुम लोगों को, ये देखो थोड़ा सा एडवांस आ जाता है, ठीक। देखो अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ स्प्रिंग सिक्योरिटी तक पढ़ने के बाद तुम आराम से बोल सकते हो कि यार मेरे को जावा में बैकएंड आता है, मैं ठीक ठाक मेरे को नॉलेज है, ठीक। उसके बाद फिर धीरे धीरे यार ये तो स्किल्स है, मतलब जितना तुम पॉलिश करोगे अपने आप को उतना निखर के आएगा तुम्हारा ये स्किल्स ना। उसके बाद फिर शेड्यूल कैशिंग, फाइल अपलोड, ईमेल सर्विसेज, अपाचे काफका के बेसिक्स पढ़ सकते हो, है ना। ये सब थोड़ा मतलब बोल सकते हो सिस्टम डिजाइन टाइप में आ गया है ना। उसके बाद फिर बिल्ट इन टूल, ये तो खैर पढ़ना ही है, मतलब ये तो जब तुम स्प्रिंग स्टार्ट करोगे तभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा, उसी समय तुम पढ़ लोगे कि डिपेंडेंसीज क्या होता है, मैविन ग्राइडल डिपेंडेंसीज को कैसे वो करते हैं, है ना। तो ये तो जब स्प्रिंग स्टार्ट करोगे ना खुद ही तुम ये सब जान जाओगे। बिल्ड लाइफ साइकिल क्या होता है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिपेंडेंसीज, जार फाइल वार फाइल पे क्या डिफरेंस होता है ना। तो ये सब अब इसके बाद फिर तुम और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि डेवलपमेंट और सॉरी डिप्लॉयमेंट एंड डेवऑप्स पार्ट, जैसे AWS सीख सकते हो, EC2 कैसे मशीन कैसे वर्क करता है अमेजोन का, AWS EC2 मशीन कैसे वर्क करता है ये चीज जान सकते हो। डेवऑप्स में CI/CD पाइपलाइन कैसे होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन बोलते हैं, कैसे होता है वर्क कैसे करता है। डेवऑप्स फिर एक अलग फील्ड है, लेकिन अगर तुम एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये सब चीज़ें तुम लोग से एक्सपेक्टेड है कि आना चाहिए। फिर सिस्टम डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, जैसे बोल दिया कि नेटफ्लिक्स का सिस्टम डिज़ाइन बनाओ, है ना। क्योंकि देखो आज के डेट में ना कोई भी कंपनी सिस्टम डिज़ाइन भी पूछ रही है। MNCs के लिए अगर तुम अप्लाई करोगे जिसमें एक अच्छा खासा पैकेज है और 15-20 LPA फैंग मैंग में अप्लाई कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेड है कि एक सिस्टम डिज़ाइन राउंड भी रहे। फिर रिसर्च से भी आज के डेट में पूछ लिया जा रहा है, क्योंकि देखो AI जो है ना, एक जो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर का जो बार होता है ना वो थोड़ा सा हाई हो चुका है आज के डेट में, तो तुमको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए तब जाके तुम्हारा जॉब लगता है। वैसे ही रिसेशन का समय है कि नहीं। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने 12+ LPA का ऑफर कैसे क्रैक किया एज ए फ्रेशर्स इन इन कॉलेज, है ना। मेरे को कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल गई थी। मेरा पैकेज 12 LPA है, और मैंने कैसे क्रैक किया, क्या इंटरव्यू प्रोसेस था, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, लाइक कर देना अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो तो। एक और चीज़ देखो, DSA फॉर इंटरव्यू,
अगर फैंग मैंग टाइप कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो तो डीएसए तो खैर आज के डेट में मतलब आना ही चाहिए, है ना। सिस्टम डिजाइन इक्वल नहीं आएगा तो चलो ठीक है, बट डीएसए तो खैर आना चाहिए। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम लोग जावा में बैकएंड कर रहे हो तो जावा में डीएसए कर लियो, करो, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा तुम लोगों को। तुम देखो तुम्हारा क्या होगा ना, फिर एक बताता हूँ मैं। जावा, ठीक, इसमें तुम्हारा डीएसए कवर हो जाएगा, जावा में ये डीएसए हो गया, ठीक, डीएसए हो गया। सिस्टम डिजाइन, डिजाइन पढ़ोगे, ठीक, जिसमें तुम लो लेवल डिजाइन होता है वो भी जावा में कर सकते हो, ठीक। उसके बाद तुम्हारा पूरा बैकएंड जावा में हो जाएगा, ठीक। फिर जब तुम मतलब तुम्हारा 80% चीज जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को होता है वो तुम्हारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही ये हो जाएगा। फिर फ्रंट एंड से जावा फुल स्टैक अगर तुम कर रहे हो तो फिर तुम लोग को जावा स्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, राइट। जावा स्क्रिप्ट में तुम थोड़ा बहुत, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, जावा स्क्रिप्ट में ना फन थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट सीख लो और उसके बाद सीधा जंप कर जाओ रिएक्ट में या फिर एंगुलर में, ठीक। रिएक्ट लाइब्रेरी या फिर एंगुलर फ्रेमवर्क में जंप कर जाओ और प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करो। फ्रंट एंड आज की डेट में एआई भी बहुत कर दे रहा है कि नहीं, फ्रंट एंड का पार्ट। बट ये चीज जो है जावा में बैक एंड और सिस्टम डिजाइन भी तुम्हारा हो जाएगा, डीएसए भी हो जाएगा, तो एक तुमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा अगर तुम इतना सारा चीज पढ़ लोगे एक ही लैंग्वेज में, है ना। उसके बाद अगर तुम चाहो तो आराम से किसी भी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो, वेदर इट इज जावास्क्रिप्ट, पाइथन, गो, रस्ट, कुछ भी, है ना। सी सी प्रोग्रामिंग कुछ भी कर सकते हो यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है तुम लोगों को। बट अगर जावा अच्छे से सीख लियो तो मैं तो बोलूँगा फिर इजी होने वाला है कोई भी लैंग्वेज। मेरा खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने स्टार्ट किया था जावा से, फिर मैंने सी सीखा, सी प्लस प्लस सीखा, पाइथन सीखा, और उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा बहुत गो लैंग्वेज आता है ना। तो स्टार्टिंग मेरा जावा से ही हुआ था। तो ठीक है, लेट्स रैप अप दिस वीडियो। और कुछ नया सीखने को मिला होगा तुम लोगों को। और ये जो रोड मैप है इसका लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।